आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस ऑन बुक बिल्डिंग। व्हाट इज बुक बिल्डिंग? सबसे पहले सीखेंगे कि बुक बिल्डिंग क्या होती है। बुक बिल्डिंग इज अनदर मेथड ऑफ पब्लिक इशू वेयर प्राइस ऑफ सिक्योरिटी इज डिसाइडेड based on demand of security received from the prospective investors. In book building method, prospective investor bid at different prices within the range of price which is known as a price band or floor price. Final price is determined after closure of the issue. Book building method is also known as price discovery method. इसे price discovery method भी कहा जाता है। In book building method, allotment price is decided after the closure of the issue. बुक बिल्डिंग क्या है दोस्तों? बुक बिल्डिंग प्राइस डिस्कवरी का एक मेथड है। या तो इशूअर प्राइसेस अपने प्राइस को फिक्स कर लेगा, या तो इशू फिक्स प्राइस इशू है। फिक्स्ड प्राइस इशू क्या है कि जब वो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में फाइनल प्राइस बता देगा तो वो फिक्स्ड प्राइस इशू है, और अगर वो प्रोस्पेक्टस में फाइनल प्राइस नहीं बताएगा तो वो क्या है? बुक बिल्डिंग प्रोसेस है। तो दिस इज अ मेथड जिसपे प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स शेयर्स पे बिड लगाते हैं। बिड मतलब बोली लगाते हैं, और उनकी लगाई हुई बोली से एवरेज प्राइस डिटरमाइन किया जाता है और उस प्राइस पर शेयर इशू किए जाते हैं। तो इस मेथड को कहा जाता है जी प्राइस डिस्कवरी मेथड। ठीक है, तो ये हमने बेसिक मीनिंग देखा बुक बिल्डिंग का। आप ध्यान से, बहुत ध्यान से इसे पढ़ेंगे। शाबाश। आओ एक बार दोबारा से इसके मीनिंग को हम देखें। बुक बिल्डिंग इज अनदर मेथड ऑफ पब्लिक इशू, यानी अनदर मेथड का मतलब क्या है कि एक मेथड है फिक्स्ड प्राइस और दूसरा मेथड है ये, वेयर प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटी इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन डिमांड ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, जहां पे डिमांड और सप्लाई के रूल के ऊपर प्राइसेस फिक्स किया जाता है। यानी इसको कहा जाता है मार्केट ड्रिवन प्राइस। क्या कहा जाता है बेटा इसे? इस जो प्राइस डिस्कवरी होगी उस प्राइस को कहा जाता है मार्केट ड्रिवन प्राइस। इन बुक बिल्डिंग मेथड, prospective investors bid at different prices within the range of price which is known as price band or floor price. Final price is determined after closure of the issue. ठीक है, और फाइनल प्राइस की डिटर्मिनेशन कब होगी? जब इशू क्लोज हो जाएगा। बुक बिल्डिंग मेथड इज ऑल्सो नोन एज प्राइस डिस्कवरी मेथड। इन बुक बिल्डिंग methods allotment price is decided after the closure of the issue. तो ये बुक बिल्डिंग का हमें मेथड बेटा सीखना है। अलॉटमेंट टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स। यहाँ दो कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। देखो, इससे पहले मैंने आपको एलिजिबिलिटी नॉर्म्स बताई थी कि आईपीओ करने की एलिजिबिलिटी नॉर्म्स क्या है, एफपीओ करने की एलिजिबिलिटी नॉर्म्स क्या है। अगर आप एलिजिबिलिटी नॉर्म्स को पूरा करते हो तो आपके लिए फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स, यानी आपके लिए इसके अकॉर्डिंग आप अलॉटमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप एलिजिबिलिटी नॉर्म्स पूरा नहीं करते तो फिर आपको कंपल्सरली बुक बिल्डिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इन केस ऑफ कंपल्सरली बुक बिल्ड इशू अलॉटमेंट शुड बी मेड एज फॉलोज, और आपको ये अलॉटमेंट इस तरह से करनी पड़ेगी। ये बातें हम ऑलरेडी जानते हैं, ये बातें अब तक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप ध्यान देंगे, कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेंगे आप मुझसे यहाँ पर। अलॉटमेंट टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स। देखो, आपने एलिजिबिलिटी नॉर्म्स में हमने ये बात ऑलरेडी पढ़ ली थी कि एलिजिबिलिटी नॉर्म्स क्या होते हैं, और एलिजिबिलिटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही हम ये काम करते हैं। आप याद कीजिए रेगुलेशन 26 को, वहाँ पे एलिजिबिलिटी नॉर्म्स बताई थी। नेट टेंजिबल एसेट की एलिजिबिलिटी नॉर्म बताई थी। पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की एलिजिबिलिटी बताई थी। याद आया बेटा आपको? नेट टेंजिबल एसेट कितने होने चाहिए? अच्छा बताइए। 3 करोड़ रुपीस इन ईच ऑफ 3 फुल ईयर्स। ठीक है, और जिसमें से 50% इज हेल्ड इन मॉनेटरी एसेट्स। आपको याद आया बेटा नेट टेंजिबल एसेट्स की रिक्वायरमेंट?
प्रॉफिट बिफोर टैक्स होना चाहिए बेटा, कंपनी शुड हैव मिनिमम एवरेज प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़, याद आई। नेटवर्थ होनी चाहिए, नेटवर्थ एटलीस्ट 1 करोड़। और मैक्सिमम साइज आप इशू का कितना लेकर आ सकते थे, 5 टाइम्स प्री इशू नेटवर्थ। और चेंज इन नेम, जहां आपने अपना नाम बदला है वहां से 50% से ज़्यादा रिवेन्यू न्यू नेम से आना चाहिए। और अगर आप ये कंडीशंस पूरी नहीं करते, ठीक है, और ये अगर आप ये कंडीशंस पूरी नहीं करते तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपल्सरली बुक बिल्डिंग करनी पड़ेगी। दो अल्टरनेटिव कंडीशंस थी, और वो कंडीशन क्या थी, एक तो आप बुक बिल्ड के थ्रू आप इशू लेकर आइए, और दूसरा नेट ऑफर टू पब्लिक का 75%, नेट ऑफर टू पब्लिक का 75% जो पोर्शन है वो किसको जाना चाहिए, QIB को जाना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस पूरी करते हो तो ऊपर वाले तरीके से अलॉटमेंट करोगे, और एलिजिबिलिटी कंडीशंस पूरी नहीं करते तो नीचे वाले तरीके से आपने अलॉटमेंट करनी है। आपको बेटा समझ आई बात कि नहीं समझ आई? तो रीड विद रेगुलेशन 26 एंड 27, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। रीड विद रेगुलेशन 26 एंड 27। अलॉटमेंट टू QIB non-institutional investors and retail individual investors is made on the proportionate basis within their respective category. Allotment to QIB, shabash. Non-institutional investors and retail individual is made on proportionate basis within their respective category. यानी उस कैटेगरी के अंदर जो शेयर एप्लीकेशन आएंगी तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट होगा विद इन दैट कैटेगरी। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर का मतलब यहाँ पे क्या है, मीन्स एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर हु अप्लाइज फॉर सिक्योरिटीज ऑफ और फॉर अ वैल्यू ऑफ नॉट मोर लेस देन 2 लाख रुपीज। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, जो QIB भी नहीं है, जो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी नहीं है। तो जो QIB भी नहीं है, जो RRI भी नहीं है, यानी एक ऐसा इन्वेस्टर जो ना तो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर है ना क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलेंगे। शाबाश। मार्जिन मनी कलेक्टेड शैल बी यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स। जो भी मार्जिन मनी आप कलेक्ट करेंगे वो यूनिफॉर्म होगी, ठीक है, अक्रॉस ऑल कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स। ऐसा नहीं है कि एक कैटेगरी से आप अलग से ले रहे हो मार्जिन मनी, दूसरे से अलग ले रहे हो। यानी जो भी आप पैसा शेयर्स में, मार्जिन मनी का मतलब ये है कि जो भी पैसा आप शेयर पे मंगा रहे हो वो सभी कैटेगरीज में यूनिफॉर्म होना चाहिए, वो अलग अलग नहीं होना चाहिए। जो भी पैसा, वट एवर मनी यू हैव, ठीक है, आस्क विद एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो यूनिफॉर्म बेसिस पे होना चाहिए, अलग अलग बेसिस पे नहीं होना चाहिए। प्राइस बैंड एंड रिवीजन ऑफ प्राइस बैंड। ड्राफ्ट ऑफर्ड draft prospectus without detail of price and number of securities shall be filed by the lead merchant banker with SEBI. Total size of the issue shall however be stated in the draft prospectus. हम टोटल इशू साइज बता देंगे, ठीक है, बोलो, और कितने नंबर ऑफ सिक्योरिटीज हम इशू करना चाहते हैं ये बता देंगे, रेट नहीं बताएंगे। रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस शैल बी डिस्क्लोज आइदर द फ्लोर प्राइस, और उस प्रोस्पेक्टस को जो फिर हम फाइनली हम फाइल करेंगे, ठीक है बेटा, ROC के साथ या RSC के साथ, उसे हम रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस कहेंगे। और शैल डिस्क्लोज आइदर फ्लोर प्राइस, या तो वो फ्लोर प्राइस डिक्लेयर करेगा या प्राइस बैंड डिक्लेयर करेगा, या तो वो फ्लोर प्राइस डिक्लेयर करेगा या फिर प्राइस बैंड डिक्लेयर करेगा। तो यहाँ पे बता देते हैं बेटा, ऑन द फ्लोर प्राइस वेयर ओनली मिनिमम बिडिंग प्राइस इज मेंशन, यानी आपने प्राइस बताया 25, इससे नीचे नहीं बताना है। प्राइस बैंड वेयर मिनिमम बिडिंग प्राइस इज कॉल्ड द फ्लोर प्राइस एज वेल एज मैक्सिमम बिडिंग प्राइस कॉल्ड द कैप ऑफ द प्राइस बैंड आर मेंशन। जैसे आपने बिड लगानी है 25 to 30 रुपीज के बीच में, 25 इज द फ्लोर प्राइस एंड 30 इज द कैप। शाबाश। हाउएवर इट शैल नॉट बी नेसेसरी, ये बेटा आपने देखा, फ्लोर प्राइस और कैप के बारे में आपने यहाँ ये बातें सीखी। कोई भी डाउट है बहुत आराम से आप इसे पढ़िए, कोई भी डाउट है तो इसे आप मुझसे
पूछिए बेटा। यहाँ पर हम बुक बिल्डिंग को सीख रहे हैं। हावेवर, पॉइंट देखेंगे बेटा। It shall not be necessary to disclose the floor price or price band in the red herring prospectus. ध्यान से बेटा ये नोट कर लेंगे, इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। However, it shall not be necessary to disclose the floor price or the price band in the red herring prospectus if the same is disclosed by way of announcement made by the issuer or the merchant banker at least 5 days in the case of IPO or at least 1 day in case of FPO before the opening of the bid in all those newspapers where pre-issue advertisement was released. आप बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझेंगे बेटा, ठीक है, कि ये जरूरी नहीं है कि आप फ्लोर प्राइस या प्राइस बैंड को रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में बताएं। अगर आपने ये डिस्क्लोज कर दिया है बाय वे ऑफ अनाउंसमेंट मेड बाय द इशूअर और द मर्चेंट बैंकर कम से कम 5 दिन पहले इन केस ऑफ आईपीओ और 1 दिन पहले इन केस ऑफ एफपीओ बिफोर द ओपनिंग ऑफ द बिड, यानी बिड ओपन से पहले 5 दिन पहले इन केस ऑफ आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर है तो 5 दिन पहले आप बताएंगे, और अगर ये फर्दर पब्लिक ऑफर है तो 1 दिन पहले बता देंगे आपका प्राइस या प्राइस बैंड। कैप ऑफ द प्राइस बैंड शैल नॉट बी मोर देन 20% ऑफ द फ्लोर प्राइस। कैप ऑफ द प्राइस बैंड शैल बी लेस देन और इक्वल टू 120% ऑफ द फ्लोर प्राइस ऑफ द बैंड। ये बातें मैंने पहले भी कुछ बातें आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं। तो आइए, those retail investors who do not want to take a chance in quoting the bid price, very important point, very important point. Those retail investors who do not want to take a chance in quoting the bid price and wants to assured allotment have an option to bid at cut off. यानी मैं नहीं चाहता कि मेरा अलॉटमेंट कैंसिल हो जाए, मैं जो बिड लगाऊं और अमाउंट उससे कम आए बिड का, मान लो मैंने बिड लगाई थी 28 रुपये पे और फाइनल जो कट ऑफ प्राइस आया वो 26 रुपये आया, तो मुझे अलॉटमेंट नहीं होगी, है ना, क्योंकि मेरा बिड, ठीक है बेटा, यानी मेरा बिड कट ऑफ प्राइस से मैच नहीं करेगा तो मुझे अलॉटमेंट नहीं होगी। देखो सिंपल सी बात है, जो मैंने बिड लगाई थी कट ऑफ प्राइस दूसरा आया तो अलॉटमेंट नहीं होगी, और मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मुझे कंफर्म अलॉटमेंट मिले, मुझे अश्योर्ड अलॉटमेंट मिले। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बिड लगाता हूँ कट ऑफ प्राइस पे। मैंने शेयर एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा कि आई एक्सेप्ट शेयर्स ऑन द कट ऑफ प्राइस, मतलब जो भी बिड आएगी उस बिड के ऊपर मैं शेयर खरीदता हूँ, जो भी कट ऑफ प्राइस आएगा। यानी प्राइस डिस्कवरी में इशू क्लोज हो जाएगा, फिर एवरेज प्राइस निकाला जाएगा, एवरेज प्राइस निकालने के बाद जो प्राइस आएगा उसे बोलेंगे कट ऑफ प्राइस। मैंने कहा मैंने बिड लगाई कट ऑफ प्राइस पर, ठीक है। आइए ध्यान से इस पॉइंट को आप एक बार समझेंगे। दोज रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, दोज रिटेल इन्वेस्टर्स किसके लिए है ये, रिटेल इन्वेस्टर्स के, हु डू नॉट वांट टू टेक अ चांस इन कोटिंग द बिड प्राइस and wants assured allotment have an option to bid at cut off, which means they are agreeable to have shares allotted at the final price decided through book building route. However, they are required to pay money at the bid stage itself at the cap price. लेकिन उन्हें मैक्सिमम प्राइस देना पड़ेगा। मान लीजिए वो 100 शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 30 कैप के हिसाब से, मान लो 30 हमारी कैप है तो उन्हें उस कैप के हिसाब से रेट देना, प्राइस देना पड़ेगा। फिर जो भी प्राइस आएगा, कट ऑफ प्राइस आएगा, वो कैप से नीचे ही आएगा और उस प्राइस पर उन्हें शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे और जितना भी उनका रिफंड है वो वापस हो जाएगा। इसके लिए अदर प्रोविजंस हम देखेंगे बेटा, मिसलेनियस प्रोविजंस बहुत सारे हैं बुक बिल्डिंग के लिए। राइट्स, ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लीड मर्चेंट बैंकर एंड द बुक रनर शैल बी डिलिनिएटेड। ठीक है बेटा, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लीड मर्चेंट बैंकर, ठीक है, और बुक रनर शैल बी डिलिनिएटेड, यानी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज अ लीड मर्चेंट बैंकर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एज अ बुक रनर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो अलग अलग कर ली जाएंगी। बुक रनर शैल एक्ट एज अंडर राइटर्स फॉर द एंटायर इशू एक्सेप्ट QIB पोर्शन। शाबाश, बुक रनर जो होंगे वो अंडर राइट करेंगे इशू को, QIB पोर्शन को छोड़कर सारे उसको अंडर राइट करेंगे। SEBI may suggest modification to the draft prospectus within 30 days of its receipt,
लीड मर्चेंट बैंकर शैल इंश्योर कंप्लायंस विद द मॉडिफिकेशन। ये बात भी मैं आपको ऑलरेडी शुरू में ये बात ICDR के शुरू में ये बात मैंने आपको समझा दी थी। Company shall, after receiving the final observation from SEBI, make an advertisement in English National Daily with wide circulation, one Hindi national newspaper and a regional language newspaper with wide circulation at the place where the registered office of the company is situated. Pre-issue obligations are applicable to issue of securities through book building. Price band may be revised during the bidding period. The maximum revision on the either side shall not exceed 20%. That is, floor price of the price band can move or up or down to the extent of 20% of the price band disclosed in the red herring prospectus, and the cap of the revised price band shall not be more than 20% of the revised floor. ठीक है बेटा, तो 20% वाला रेशियो मेंटेन करना है। आइए ध्यान से इस बात को नोट कीजिए, ध्यान से इस बात को नोट कीजिए बेटा। प्राइस बैंड में बी रिवाइज ड्यूरिंग द बिडिंग पीरियड, मैक्सिमम रिवीजन ऑन द आइदर साइड शैल नॉट एक्सीड 20%। ठीक है, और मैक्सिमम रिवीजन आप कितना कर सकते हैं, 25% मैक्सिमम रिवाइज कर सकते हैं। मान लीजिए आपका फ्लोर था 25, तो 25 में 20% आप ऐड कर दीजिए, यानी 5 रुपये आप ऊपर या नीचे लेकर जा सकते हैं। मान लीजिए आपने प्राइस बैंड कर दिया, पहले आपका फ्लोर प्राइस 25 था और आपकी कैप कितनी थी, आपकी कैप 30 थी, तो आपने क्या करा, अपने फ्लोर प्राइस को 20 कर दिया, तो कैप आपकी 24 हो जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। प्राइस बैंड में बी रिवाइज्ड ड्यूरिंग द बिडिंग पीरियड, मैक्सिमम रिवीजन ऑन द आइदर साइड शैल नॉट एक्सीड 20%। यानी आइदर साइड का मतलब क्या है बेटा, आप प्लस या माइनस कर सकते हैं, अप कर सकते हैं या डाउन कर सकते हैं। 20% तक अप कर सकते हैं, 20% तक डाउन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए फ्लोर प्राइस में आपने अप या डाउन किया है, तो रिलेवेंट कैश में कैप में भी आपको अप या डाउन करना पड़ेगा। शाबाश। However, any revision in the price band should be widely publicized by informing the stock exchanges, issuing press release, and also on the relevant websites. In case any company revises the price band, bidding period shall be extended by a further period of 3 days. अगर आपने प्राइस बैंड में रिवीजन किया है तो 3 दिन का आपका पीरियड, फर्दर पीरियड आगे बढ़ सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट टोटल बिडिंग पीरियड शैल नॉट एक्सीड 10 वर्किंग डेज। और इस तरह से आपका टोटल जो वर्किंग पीरियड होगा, टोटल बिडिंग पीरियड जो होगा वो 10 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता। The book runner and the company shall determine the issue price based on the bids received through the syndicate members. The book runner and the company shall determine the issue price based on the bids received through the syndicate members. On determination of the price, the number of securities to be issued shall be determined. Once the final price, cut-off price is determined, all those bidders whose bids have been found to be successful shall become entitled for allotment of securities. The final prospectus disclosing the price and the number of securities to be issued shall be filed with the registrar of companies. ये हमने बुक बिल्डिंग के मेथड्स डिफरेंट, आइए अब तक रिवाइज करेंगे एक बारी, क्या हमने पढ़ा, अब तक हमने क्या पढ़ा। आइए एक बारी हम आगे बढ़ने से पहले रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने ये देखा बुक बिल्डिंग क्या होती है। तो बच्चों शाबाश, आप ध्यान देंगे, बुक बिल्डिंग क्या है बेटा, प्राइस डिस्कवरी मेथड। इससे हम क्या करते हैं, प्राइस डिस्कवर करते हैं। ठीक है, तो इशू दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड प्राइस इशू और बुक बिल्डिंग मेथड। जहां पे इशूअर फिक्स्ड प्राइस ना बताए तो प्राइस मार्केट ड्रिवन होगा, मार्केट डिटरमाइन करेगी। मार्केट किस तरह से डिटरमाइन करती है, बिड्स लगाई जाती हैं, उन बिड्स में से एवरेज प्राइस फाइंड किया जाता है और उस प्राइस को कहा जाता है कट ऑफ प्राइस। ठीक है बेटा,
और इसमें जो अलॉटमेंट होगी वो डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर अलॉटमेंट होगी। ये डिपेंड करता है कि आप एलिजिबिलिटी कंडीशंस को पूरा करते हैं या नहीं करते। अगर आप एलिजिबिलिटी कंडीशंस को पूरा करते हैं तो आप 25, 15, 60 के रेशियो में बांट सकते हैं नेट ऑफर टू पब्लिक को, और अगर आप एलिजिबिलिटी नॉर्म्स पूरा नहीं करते तो आपको 75:15:10 की रेशियो में अपने बांटना पड़ता है। फिर QIB, NII और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की मीनिंग मैंने आपको बताए। फिर प्राइस बैंड एंड रिवीजन ऑफ प्राइस बैंड के बारे में हमने बातें करी। ठीक है बेटा, ये सब बातें हमने अब तक समझी। और फिर हमने अदर प्रोविजंस देखे इसके ऊपर, और यहाँ तक हम करते आ रहे हैं और बिडिंग प्रोसीजर तक हम पहुंच गए हैं। बिडिंग प्रोसीजर क्या होगा, आइए हम अब आगे इसको देखेंगे। Investors are required to bid for the shares. Investors are required to bid for the shares within the specific price range known as price band, and the final issue price is determined after all the bids have been collected and the issue is closed. शाबाश, तो ध्यान देंगे बेटा आप। Investors are required to bid for the shares within a specific price range known as price band, ठीक है, known as price band। तो आप बहुत ध्यान से इस बात को समझेंगे कि इन्वेस्टर्स जो बिड लगाएंगे उनकी बिड ना तो फ्लोर प्राइस से कम होगी ना कैप प्राइस से ज़्यादा होगी, ठीक है। और फाइनल प्राइस इशू क्लोज होने के बाद, बिड्स क्लोज होने के बाद फाइनल प्राइस डिटरमाइन किया जाएगा। आइए आगे हम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को पढ़ते हैं। फॉलोइंग प्रोविजंस आर कंप्लाइड विद फॉर बिडिंग इन द बुक बिल्डिंग इशू। बिडिंग प्रोसेस शैल बी ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक लिंक्ड ट्रांसपेरेंट बिडिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो बिडिंग कैसे होगी? बिडिंग फुली ट्रांसपेरेंट होगी बेटा। इलेक्ट्रॉनिक shall be only through electronic linked transparent bidding facility provided by recognized stock exchange, ठीक है जी। syndicate members shall be present at the bidding centers so that at least one electronic linked computer terminal at all bidding centers is available for purpose of bidding। तो ये टेक्निकल बातें हैं थोड़ी सी बेटा, ये जब प्रैक्टिकली आप करेंगे इस काम को तो ही समझ में आ सकती हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं इसे समझने की। Syndicate members shall be present at the bidding centers so that at least one electronic linked computer terminal at all the bidding centers is available for purpose of bidding, ठीक है बेटा। तो यानी एक ही नेटवर्क अवेलेबल होगा, यानी सिमिल्टेनियसली हमें पता चलता रहेगा कि कहाँ पे क्या बिडिंग चल रही है। When issue is syndicate members shall present at the bidding center so that at least one electronic linked computer terminal at all bidding centers is available for purpose of bidding। यानी वन इलेक्ट्रॉनिक लिंक्ड कंप्यूटर टर्मिनल होना चाहिए, यानी इसका मतलब ये है कि सभी बिडिंग सेंटर्स आपस में लिंक्ड होने चाहिए और पता लगना चाहिए कि कहाँ पर क्या बिडिंग चल रही है, ठीक है बेटा। इस चीज़ को तो आप, इस पॉइंट को तो आप प्रैक्टिकली जब करके देखेंगे तो समझ में आएगा। किताबों में थ्योरेटिकली इस बात को हम नहीं समझ सकते, ये तो हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। जब हम प्रोफेशन में जाएंगे, वहाँ एंट्री मारेंगे और वहाँ ये काम करके देखेंगे, हमारे नज़रों के सामने ये काम होगा। अभी बस हम याद रख सकते हैं कि एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉनिक लिंक्ड कंप्यूटर टर्मिनल होना चाहिए फॉर द बिडिंग सेंटर्स। इस बात को अभी तो आप सिर्फ भाई याद कर लो, टेक्निकली इसे हम प्रैक्टिकली लाइफ में ही समझ सकते हैं। When issue is open to public, applicants may approach stock brokers of stock exchanges through which our securities are offered under online system of self-certified syndicate banks to place an order for bidding। तो आप बेटा अगर आप बिड लगाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? When issue is open to public, जब पब्लिक के लिए इशू ओपन किया जाए, applicants may approach stock brokers of the stock exchange through which the securities are offered under online system, ठीक है, या फिर सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट जो बैंक्स हैं, टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर बिडिंग। या तो आप सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंकर्स के पास जाइए और वहाँ बिड लगाइए, या आप स्टॉक ब्रोकर के थ्रू बिड लगाइए, ठीक है। ये आपके पास
ऑप्शन अवेलेबल हैं बिड लगाने के। एप्लीकेंट हु आर QIB shall place their bids only through the stock brokers who shall have right to vet the bids। ठीक है बेटा, applicants who are QIB shall place their bids only through those stock brokers who shall have the right to vet the bid। यानी पहले स्टॉक ब्रोकर आपकी बिड को वेटिंग करेगा। वेटिंग का मतलब थोड़ी सी आपकी चेकिंग करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा कि आपकी बिडिंग प्रॉपर अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, क्योंकि QIBs के लिए और भी कई सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो जब कोई QIB की कैपेसिटी में बिड लगाएगा तो सारी फॉर्मेलिटीज़ ब्रोकर चेक करेगा, उसको बोला जाता है वेटिंग ऑफ द बिड। और अगर वो प्रॉपर फाइंड करेगा कि यस ये प्रॉपर है तो बिड आगे फॉरवर्ड कर देगा। बिडिंग टर्मिनल्स should contain an online graphically display of demand and bid prices updated at periodical intervals not exceeding 30 minutes। तो सिंगल हमने पढ़ा था बेटा, एटलीस्ट सिंगल इलेक्ट्रॉनिक लिंक्ड कंप्यूटर टर्मिनल के थ्रू सारे बिडिंग सेंटर्स कनेक्टेड रहेंगे और 30 मिनट्स के अंतराल के अंदर वो अपने सारे इंफॉर्मेशन को अपडेट करते जाएंगे। शाबाश बेटा। एट द एंड ऑफ द ईच डे ऑफ द बिडिंग पीरियड, demand including allocation made to anchor investor shall be shown graphically on the bidding terminals of the syndicate members and websites of recognized stock exchanges offering electronic linked transparent bidding facility for information of public। At the end of the each day bidding period, the demand including allocation made to anchor investors shall be shown graphically। जितना आपने एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट करने का एलोकेशन किया है हर दिन के एट द एंड ऑफ द ईच डे, तो ये आप ग्राफिकली शो करोगे इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर में रिवाइज देयर बिड्स, इन्वेस्टर अपने बिड को रिवाइज भी कर सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। QIB शैल नॉट विड्रॉ देयर बिड्स आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द बिडिंग, QIB अपने बिड को विड्रॉ नहीं करेंगे वंस द बिडिंग इज क्लोज। आइडेंटिटी ऑफ द QIB मेकिंग द बिडिंग शैल नॉट बी मेड टू द पब्लिक, और पब्लिक को ये आइडेंटिटी क्लियर हम चाहे नहीं करेंगे QIB की बात। ठीक है बेटा, ये बिडिंग का हमने सारा प्रोसेस देखा कि बिडिंग कैसे होगी। और इस प्रोसेस को देखने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे सेबी ICDR रेगुलेशन ऑन एंकर इन्वेस्टर। ठीक है, एंकर इन्वेस्टर के लिए रेगुलेशंस हैं, और इसके पहले मैं आपको अल्टरनेट बुक बिल्डिंग के बारे में बता देना चाहता हूँ। अल्टरनेट बुक बिल्डिंग क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। SEBI ICDR regulations on alternate book building in case of further public offer। ध्यान से सुन लो, in case of further public offer। फिर एंकर इन्वेस्टर की बातें बेटा बाद में करेंगे, पहले एक बारी अल्टरनेट बुक बिल्डिंग को भी सीख लें। तो दो मेथड हैं, एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा तो ध्यान देना है आपने क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। मेन बुक बिल्डिंग पूछ रहा है, अगर बुक बिल्डिंग आए तो बुक बिल्डिंग लिखना, और अल्टरनेट बुक बिल्डिंग आए तो अल्टरनेट बुक बिल्डिंग लिखना बेटा आप। ठीक है, जो पूछे एग्जाम में आपने उसी का जवाब देना है। अल्टरनेट बुक बिल्डिंग क्या है ध्यान से आप समझेंगे। इन केस ऑफ फर्दर पब्लिक ऑफर द इशूअर मे ऑप्ट फॉर एन अल्टरनेट बुक मेथड ऑफ बुक बिल्डिंग। इशूअर शैल फॉलो द सेम प्रोविजंस एज डिस्कस्ड अबव फॉर बुक बिल्डिंग एक्सेप्ट द फॉलोइंग प्रोविजंस। ठीक है, the issuer may mention the floor price in the red herring prospectus, or if the floor price is not mentioned the red herring prospectus, issuer shall announce the floor price at least one working day before the opening of the bid। क्योंकि IPO में तो आप कर ही नहीं सकते अल्टरनेट मेथड, ये तो FPO के लिए ही है बस। QIB shall bid at price above the floor price, और QIB है वो बिड लगा सकता है फ्लोर प्राइस के ऊपर, बिड लगा सकता है। Bidder who bids the highest price shall be allotted the number of securities that he has bidded for। The bidder who bids at the highest price shall be allotted the number of securities that he has bid for, and then the bidders who has bidded at the second highest price, and so on until all the specified securities on or offer are exhausted। However, where the number of specified securities bidded for at a price is more than the available quantity, then allotment shall be done on proportionate basis। तो देख रहे हैं बेटा, वहाँ पे हम कट ऑफ प्राइस निकाल रहे थे और यहाँ पे ठीक है जिसने ज़्यादा बिड लगाई है, बड़ी बिड लगाई है, उसको उसी अकॉर्डिंग से हम दे रहे हैं। आपने दोनों में डिफरेंस करना है, दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है। अलॉटमेंट शैल बी मेड ऑन प्राइस प्रायोरिटी बेसिस फॉर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स।
अलॉटमेंट शैल बी मेड ऑन द प्राइस प्रायोरिटी बेसिस, यानी जो ज़्यादा बिड लगाएगा, बड़ी बिड लगाएगा, उसे QIBs को दे दिया जाएगा। अलॉटमेंट टू रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द इशूअर शैल बी मेड प्रोपोर्शनेटली। ठीक है बेटा, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे उनकी कैटेगरी में जाएगा, शेयर जाएगा। Retail individual investors, non-institutional investors and employees shall be allotted specified securities at the floor price. Retail individual investors, non-institutional investors and employees shall be allotted specified securities at the floor price. However, the issuer may offer specified securities to its employees at a price lower than the floor price. Such difference shall be not more than 10% of the, ठीक है बेटा, issuer may specified securities to its employees at a price lower than the floor price. Such difference shall not be more than 10% of the floor price. यानी 10% से नीचे वो फ्लोर प्राइस पे डिस्कस कर सकता है। तो ये हमने देखी बेटा ICDR बुक बिल्डिंग, अल्टरनेट बुक बिल्डिंग मेथड। बट ये आपने ध्यान रखनी है कि अल्टरनेट बुक बिल्डिंग मेथड आपको फर्दर पब्लिक ऑफर के केस में ही यूज करना है। अल्टरनेट बुक बिल्डिंग मेथड आपको IPO के केस में यूज नहीं करना है। तो अल्टरनेट बुक बिल्डिंग मेथड हमने सीखा कि व्हाट इज द अल्टरनेट बुक बिल्डिंग मेथड। आइए बेटा, और आपको अल्टरनेट बुक बिल्डिंग में और मेन बुक बिल्डिंग में डिफरेंस आपको अब तक तो समझ में आ चुका होगा। जिनकी समझ में नहीं आया मैं एक बार ही बता देता हूँ बेटा। देखो बेटा, मेन बुक बिल्डिंग में क्या हुआ था, हम कट ऑफ प्राइस निकालते थे। ठीक है, कट ऑफ प्राइस पे जो कट ऑफ प्राइस आएगा उस पे शेयर्स दिए जाएंगे, और सक्सेसफुल बिडिंग जिनका कट ऑफ प्राइस, ठीक है, से बिड जिनकी सक्सेसफुल होगी उनको शेयर्स दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपकी कट ऑफ प्राइस कम आई है तो आपको शेयर्स दे दिए जाएंगे। जैसे आपने बिड लगाई थी 28 रुपये और कट ऑफ प्राइस 27 रुपये आया है, आपको बिड दे दी जाएगी। आपने बिड लगाई थी 28 रुपये और कट ऑफ प्राइस 29 आया है तो आपकी बिड फेल हो जाएगी। तो जिन लोगों की बिड सक्सेसफुल होगी उन्हीं को शेयर्स दिया जाएगा। ठीक है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस में। और अल्टरनेट बुक बिल्डिंग में क्या होगा कि प्राइस प्रायोरिटी बेसिस पे, यानी जो ज़्यादा बड़ी बिड लगाएगा उसे पहले शेयर दिए जाएंगे। जैसे आपने बिड लगाई 28 रुपीज़ पे, 28 रुपीज़ पे, और मैंने बिड लगाई 27 रुपीज़ पे, तो आपको 28, क्योंकि आपने मुझसे ज़्यादा बड़ी बिड लगाई है तो 28 आपको मिलेगा बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस अल्टरनेट बुक बिल्डिंग के आपने ध्यान रखना है, और मेन बुक बिल्डिंग के भी ये बातें आपने ध्यान रखनी है। बस ये बात याद रखना कि अल्टरनेट बुक बिल्डिंग का जो मेथड है वो केवल और केवल यूज़ हो सकता है किस केस में, वो केवल और केवल किस केस में यूज़ होगा, वो यूज़ होगा FPO के केस में। आइए, अब बीच में कुछ एंकर इन्वेस्टर की बातें हैं, एंकर इन्वेस्टर की बातें भी हम यहाँ समझ लें। सेबी ICDR रेगुलेशन ऑन एंकर इन्वेस्टर की बातें भी हम यहाँ पे सीख लें। आइए, एंकर इन्वेस्टर मीन्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हु मेक्स एन एप्लीकेशन फॉर अ वैल्यू ऑफ ₹10 करोड़ और मोर इन अ पब्लिक इशू मेड थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। ठीक है बेटा, एंकर इन्वेस्टर का पहले तो मीनिंग समझ लीजिए क्या है। ठीक है, एंकर वैसे क्या होता है, एंकर मतलब जिसके ऊपर जो बैलेंस मेंटेन करता है। एंकर का मतलब बड़ा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो किसी पब्लिक इशू में 10 करोड़ या उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन करे उसे हम क्या कहेंगे, एंकर इन्वेस्टर। आउट ऑफ द पोर्शन अवेलेबल टू allocation to QIBs, allocation to anchor investors may be made to subject the following conditions. आप ध्यान देंगे बात की तरफ। An anchor investor shall make an application of a value of at least ₹10 crore or more in a public issue. ठीक है, जो कम से कम 10 करोड़ की एप्लीकेशन करेगा। और एलोकेशन टू एंकर इन्वेस्टर इज मेड ऑन डिस्क्रिशनरी बेसिस, यानी कितना वो अप्लाई 10 करोड़ से ₹10 करोड़ से कम वो अप्लाई ना करे, उसे कितना अलॉटमेंट करना है ये तो इशूअर और लीड मर्चेंट बैंकर फिक्स करेंगे कि कितना अलॉटमेंट उसे करना है। जहां आप उसे एलोकेट कर रहे हैं 10 करोड़ से कम या 10 करोड़ के बराबर, तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितने एंकर इन्वेस्टर कर सकते हैं। ठीक है,
तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप 2 एंकर इन्वेस्टर से करवाओगे। अगर मान लीजिए आपने टोटल अमाउंट जो एलोकेट किया है वो 10 करोड़ से कम किया है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपने एलोकेशन 10 करोड़ से ज़्यादा किया है लेकिन 250 करोड़ के बराबर या कम है उससे, तो 15 ऐसे एंकर इन्वेस्टर हो सकते हैं और मिनिमम 5 करोड़ आपने एलोकेट करना पड़ेगा। दो बातें हैं इसमें, एक एप्लीकेशन कितनी की है एंकर इन्वेस्टर ने और आप उसे मिनिमम एलोकेट कितना कर सकते हो। कहते हैं जी मिनिमम एप्लीकेशन जो 10 करोड़ की करे, अब एप्लीकेशन की है, अलॉटमेंट नहीं 10 करोड़ की होगी। कहते हैं अलॉटमेंट तो कितनी अलॉटमेंट होगी इस बारे में डिसीजन तो इशूअर का होगा, और जहां 10 करोड़ से कम है वहां 2 एंकर इन्वेस्टर्स को दे सकते हो, जहां 10 करोड़ से ज्यादा और 250 करोड़ से कम है वहां 15 को, और जहां मोर देन 250 करोड़ है वहां 25 एंकर इन्वेस्टर को आप एलोकेट कर सकते हो। लेकिन मिनिमम ध्यान रखनी है 5 करोड़ से कम एलोकेशन नहीं करनी। Up to 30% of the portion available for allocation to qualified institutional buyers shall be available to anchor investors for allocation। ठीक है, जितना आप QIBs को कर रहे हो, जितना आप QIB को कर रहे हो 60% और 75%, ठीक है, और उसका 30% आपने किसको देना है, एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट आप मैक्सिमम कर सकते हो। 1/3 ऑफ द एंकर इन्वेस्टर पोर्शन शैल बी रिजर्व्ड फॉर डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, और उसका भी 1/3 आपने डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के लिए रिजर्व करना है। बेटा इस सारी बातों को अच्छे से समझिए। बिडिंग फॉर एंकर इन्वेस्टर शैल बी ओपन 1 डे बिफोर द इशू ओपनिंग डेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिडिंग फॉर एंकर इन्वेस्टर शैल बी ओपन 1 डे बिफोर द इशू ओपनिंग डेट, यानी पब्लिक से पहले एक दिन पहले एंकर इन्वेस्टर के लिए बिडिंग स्टार्ट हो जाएगी। Anchor investor shall pay on application the same margin which is payable by the other categories of investors. Balance, if any, shall be paid within 2 days of the date of closure of the issue. Allocation to anchor investors shall be completed on the day of bidding by the anchor investors. If the price fixed as a result of book building is higher than the price at which the allocation is made to anchor investor shall bring in additional amount. ध्यान से नोट कर लीजिए इस पॉइंट को बेटा। If the price fixed as a result of book building is higher than, if the price fixed as a result of book building, ध्यान से नोट करेंगे बेटा इस पॉइंट को। If the price fixed as a result of book building if the price fixed as a result of book building is higher than the price at which, क्योंकि बिडिंग से पहले ही आपने एलोकेट कर दिया ना उसे, तो हो सकता है कि बिडिंग का प्राइस ज्यादा है। द एंकर इन्वेस्टर शैल ब्रिंग इन एडिशनल अमाउंट, यानी आपने एंकर को दे दिया 28 रुपए में और आपका कट ऑफ प्राइस 29 रुपए आया है, तो एंकर 1 रुपया पर शेयर और लेकर आएगा। However, if the fixed price as a result of book building lower than the price at which the allocation is made to anchor investor, excess amount shall not be refunded to the anchor investor and the anchor investor shall take allotment at the price at which allocation was made to it। और लेकिन कट ऑफ प्राइस आपका मान लीजिए आपने एंकर इन्वेस्टर को दिया 28 रुपए में और कट ऑफ प्राइस आया 27 रुपए में, तो एंकर इन्वेस्टर को पैसा वापस नहीं करना और एंकर इन्वेस्टर को जिस रेट पर अलॉट हुआ है उसी पे एक्सेप्ट शेयर्स करने होंगे। The number of shares allocated to anchor investors and the price at which allocation is made shall be made available to public domain by the merchant banker before opening of the issue. The number of shares allocated to anchor investors and the price at which the allocation is made shall be made available in public domain by the merchant banker before opening of the issue। तो इससे हिंट मिल जाएगा पब्लिक को कि एंकर इन्वेस्टर को, उन्हें बिड लगाने के लिए एक हिंट मिल जाएगा कि एंकर इन्वेस्टर को जितना अलॉटमेंट हुआ है, मान लो प्राइस बैंड है 25 to 30 के बीच में और एंकर इन्वेस्टर को 28 रुपए में बिडिंग हुई है, तो इन्वेस्टर्स को, पब्लिक को ये हिंट मिल जाएगा कि उन्हें बिडिंग कितना लगानी है। ठीक है, वेयर शैल बी अ लॉक इन 30 days ऑफ द शेयर्स अलॉटेड टू एंकर इन्वेस्टर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन द पब्लिक इशू। और एंकर इन्वेस्टर्स पे लॉक इन पीरियड कितना रहेगा, 30 days का लॉक इन पीरियड रहेगा, यानी 30 दिन तक वो अपने शेयर्स डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाएंगे इन केस ऑफ पब्लिक इशू। इस पॉइंट को भी ध्यान से नोट कर लेना।
समझ में आया बेटा? इसलिए एंकर इन्वेस्टर्स को पहले ही एलोकेट कर देंगे और प्राइस बता देंगे, और वो मर्चेंट बैंकर उस प्राइस को डिस्क्लोज कर देगा। उससे जनता को हिंट मिल जाएगा, पब्लिक को हिंट मिल जाएगा कि कितने रेट पर ये शेयर इशू हो सकते हैं। Merchant banker or any person related to merchant banker, promoter group can't apply under anchor investor category. Very very important point. ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा एग्जाम में, 1-2 नंबर आपको जरूर दिला सकता है ये पॉइंट। कहता है मर्चेंट बैंकर और एनी पर्सन रिलेटेड टू मर्चेंट बैंकर, प्रमोटर ग्रुप कैन नॉट अप्लाई अंडर द एंकर इन्वेस्टर कैटेगरी। इस कैटेगरी में वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन मेड बाय QIB under anchor investor category and under non-investor category is not considered as multiple application. Application made by QIB under the anchor investor category and other non-anchor investor category is not considered as multiple application. तो उसे multiple application नहीं माना जाएगा। तो ये कुछ बातें आपने पढ़ी बेटा बुक बिल्डिंग से रिलेटेड। आप कोई भी डाउट है आपका तो पूछेंगे आप इसे बेटा। तो आपका ICDR लगभग अब खत्म होने वाला है बेटा। बहुत कम कुछ बातें रह गई हैं इसके अंदर। मेन ICDR जो है वो हम पढ़ चुके हैं, छुटपुट बातें और हैं, मैक्सिमम 1-2 क्लासेस में और ये ख़त्म हो जाएगा बेटा। फिर आपकी टेस्ट सीरीज, फिर मैं आपकी टेस्ट लूँगा सेबी एक्ट में, और ICDR पर आपकी टेस्ट सीरीज शुरू होगी, और रिलेवेंट जो जो चैप्टर्स आपके होते जाएंगे वो टेस्ट आपके होंगे। आपको पहले कंटेंट ख़त्म करना है। टेस्ट तब आप दे पाएंगे जब आप कंटेंट ख़त्म करेंगे। आप पहले कंटेंट अच्छे से पढ़िए, फिर इन कंटेंट पर आपको ग्रिप आएगी जब मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा क्लास में। चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, चैप्टर वाइज आपके टेस्ट लिए जाएंगे, आपको टेस्ट किया जाएगा प्रॉपर तरीके से, सही तैयारी की जाएगी। चीज़ों को मैं याद करने के गुर सिखाऊंगा कि कैसे चीज़ों को लर्न करना है आपने। ठीक है, तो सबसे पहले पेशेंस के साथ आपने सारे कंटेंट को ख़त्म करना है, और फिर हम अपने, ठीक है, तो पहले बेस बनाना है ना बेटा। आप अगर पहले बेस नहीं बनाएंगे और डायरेक्टली आप टेस्ट देने उतर जाएंगे, पहले आप सारे मैक्सिमम सिलेबस को कवर कर लीजिए। मैक्सिमम सिलेबस आप कवर कर लेंगे यानी एक बेस आपका बन जाएगा कि यस, पहले मुझे आपके 50 मार्क्स इंश्योर करने हैं। फर्स्ट टारगेट इज 50 मार्क्स। तो पहले 50 मार्क्स इंश्योर कर लीजिए। कुछ चैप्टर बहुत अच्छे से करिए कि आपके 50 मार्क्स इंश्योर हो जाएं, ठीक है, और फिर कुछ चैप्टर हम स्पीड से करेंगे ताकि मैक्सिमम सिलेबस की हमारी कवरेज हो जाए। दिस इज द स्ट्रेटजी ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। आपको कोई भी डाउट है अगर, तो आप इसमें से अपने डाउट को मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। शाबाश, थैंक यू वेरी मच।